की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 14 में बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग तथा बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सूत्र ज्ञात किए हैं। आज चैप्टर नंबर 14 जो परमाणु है, इसमें अपन बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो यहां पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब वही इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस स्थिति में अपने पास ये एक निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, और ये अपने पास एक उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। N1 है ये, और इसको नाम दे दिया N। इस ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो यहां से ये ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित ऊर्जा क्या है, h न्यू है। उच्च ऊर्जा स्तर में ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय तक, लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, और जब यही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो यहां से h न्यू ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। निम्न ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा En1 है, और उच्च ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा En2 है। इस स्थिति में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करें तो बोर की तृतीय परिकल्पना का प्रयोग करें। बोर की तृतीय परिकल्पना से h न्यू बराबर होगा En2 माइनस क्या हो जाएगा, En1। ये बोर की तृतीय परिकल्पना का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसके बाद तरंग वेग समीकरण जो होता है वो c बराबर होगा न्यू लैम्डा। ये कहलाएगा यहां पर तरंग वेग समीकरण। इससे न्यू का मान निकाला तो न्यू बराबर यहां पर हो जाएगा c/लैम्डा। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब न्यू का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर तो यहां पर समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, जब 2 से मान 1 में रखेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास hc/लैम्डा, और ये बराबर होगा En2 माइनस क्या होगा, En1। अब यदि यहां से 1/लैम्डा निकालना है तो 1/लैम्डा बराबर ये आ जाएगा En2 माइनस En1 अपॉन में क्या आ जाएगा, hc। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र अपन ने ज्ञात किया था। वहां से nवें कक्ष की ऊर्जा जो थी वो En बराबर माइनस me4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², और ये था यहां पर z²/n²। ये nवें बोर कक्ष की ऊर्जा का सूत्र है। अब यदि यहां पर n2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करनी है या n1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इसके लिए यहां n2 लिखेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। यहां n1 लिखेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। यानी यहां से उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En2 का जो मान होगा वो माइनस me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और ये आएगा z²/n²। और यहां En1 जो होगा वो माइनस me4/8 एप्सिलॉन 0² h² और z² में हो जाएगा n1²। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में यदि रख दें तो यहां से 1/लैम्डा की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी 1/लैम्डा 1/hc। पहले En2 आएगा तो यहां से आएगा माइनस me4/8 एप्सिलॉन 0² h² और z² अपॉन n2²। इसके बाद माइनस En1 है
तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर। अब इसमें से me4 z स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू यदि अपने को ज्ञात करनी है तो उसके लिए यह आ गया 1 अपॉन लैम्डा, यहां से 1 अपॉन एच सी की जगह 1 अपॉन एच सी होगा, और यहां से me4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यहां से बचेगा अपने पास 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस प्रकार से h और c का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से 1 बाय लैम्डा me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और हो जाएगा c, और यहां आएगा z स्क्वायर, यह आएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां जो राशि है me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, इस राशि को एक नियतांक मानेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां जो r होगा इस r को me4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और क्या कहेंगे c कहेंगे, और ये यहां पर कहलाएगा रिडबर्ग नियतांक, इसे कहेंगे अपन रिडबर्ग नियतांक। तो इस प्रकार से बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या किया है, दो ऊर्जा स्तर हैं, एक निम्न ऊर्जा स्तर जिसे n1 नाम दिया, इसकी ऊर्जा कितनी है en1 है, दूसरा उच्च ऊर्जा स्तर है जिसको n2 नाम दिया और इसकी ऊर्जा कितनी है en2 है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और उच्च ऊर्जा स्तर में उसके रहने का समय 10⁻⁸ सेकंड होगा। इतने कम समय रहने के बाद जब वो पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उसके द्वारा ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इस कंडीशन में बोर की तीसरी परिकल्पना का प्रयोग करें तो बोर की तीसरी परिकल्पना से h न्यू बराबर en2 माइनस क्या होगा, en1 होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसके बाद तरंग वेग समीकरण का प्रयोग किया है, c बराबर क्या होगा, न्यू लैम्डा होगा, यहां से न्यू निकालें तो न्यू बराबर c अपॉन क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। 2 से न्यू का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, एच सी अपॉन लैम्डा बराबर en2 माइनस क्या आ जाएगा, en1 आ जाएगा। इसके बाद 1 अपॉन लैम्डा निकाला तो इसमें एच सी का भाग दे देंगे तो en2 माइनस en1 अपॉन क्या आ जाएगा, एच सी आ जाएगा। इसके बाद चूंकि en का जो मान होता है, n में कक्षीय जो बोर कक्षीय जो ऊर्जा होती है वो en बराबर होती है माइनस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन क्या होगा, n स्क्वायर। इसी आधार पर n की जगह n2 रख दें और n की जगह रख दें n1 रख दें तो en2 का मान आ जाएगा और en1 का मान आ जाएगा। इसके बाद en2 और en1 के मान इस वाले फॉर्मूले में रख दिए तो 1 बाय लैम्डा बराबर 1 अपॉन एच माइनस me4 z स्क्वायर अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो प्लस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, n1 स्क्वायर। इसके बाद यहां से कॉमन जो लिया है वो 1 बाय लैम्डा 1 बाय एच सी आएगा, me4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 अपॉन n1 स्क्वायर क्या है, प्लस है, और माइनस में 1 अपॉन क्या होगा, n2 स्क्वायर होगा। यहां से एच सी का इसमें जब गुणा कर देंगे तो ये me4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c ये कांस्टेंट होगा। सारी की सारी राशियां कैसी है, इसमें नियत है, तो इस कांस्टेंट को यहां पर क्या कहा जाएगा, रिडबर्ग नियतांक कहेंगे। z स्क्वायर के z स्क्वायर होगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर 1 बाय लैम्डा बराबर r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर हो जाएगा। यहां जो r है, r बराबर me4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब और c, इसको कहा जाएगा रिडबर्ग नियतांक। इसके बाद रिडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात करना है। तो रिडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए प्रोसेस क्या होगा कि यहां पर अपने पास जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो r है और ये r जो है वो me4 और अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब और क्या है, c है। m यहां पर बोर कक्ष में परिक्रमित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है
और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है जो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है जो 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है जो 6.62 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होगा। और सी प्रकाश का वेग है जो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होगा। इन सारी वैल्यूज को जब यहाँ रखा जाएगा तो यहां से R का मान प्राप्त होगा, यानी R का मान ज्ञात करने के लिए R बराबर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 की घात कितना हो गया 4, 8 की जगह 8 आ गया, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 का स्क्वायर इंटू H की जगह 6.62 10 की घात माइनस 34 का क्यूब और इंटू 3 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 8। इन मानों को रखकर जब इसको हल करेंगे तो यहां से R बराबर आएगा 1.097 गुणा 10 की घात 7 और इसका मात्रक होगा मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को यहां पर प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। तो रेडबर्ग नियतांक का जो मान आएगा वो मान आएगा 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स या प्रति मीटर। ये यहां पर अपन ने रेडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो प्राप्त नियतांक है रेडबर्ग नियतांक उसका मान इस प्रकार से क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। अब इसके आधार पर अगला जो टॉपिक है इसमें वो है बोर के परिकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए बोर की तीसरी परिकल्पना को प्रयुक्त किया जाता है। यानी बोर ने जो परिकल्पना तीसरी परिकल्पना दी थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा या उच्च ऊर्जा स्तर से वो निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करेगा। इस आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। और हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले जैसे एक उच्च ऊर्जा स्तर हो गया N2, ये हो गया अपने पास उच्च ऊर्जा स्तर। ये N1 हो गया अपने पास निम्न ऊर्जा स्तर। कोई भी इलेक्ट्रॉन सामान्य रूप से निम्न ऊर्जा स्तर में है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो यहां से ऊर्जा को क्या करेगा अवशोषित करेगा। तो यहां पर ये ऊर्जा को क्या करेगा अवशोषित करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया तो यहां इसके रहने का समय बहुत कम, लगभग 10 की घात माइनस 8 सेकंड होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो यहां से ये ऊर्जा को क्या करेगा उत्सर्जित करेगा। तो H न्यू ऊर्जा का इसके द्वारा क्या किया गया है उत्सर्जन किया गया है। तो ये तो हो गई अवशोषित ऊर्जा और ये हो गई उत्सर्जित ऊर्जा। इस आधार पर हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। ये बताया गया कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में क्या होगा उपस्थित होगा। बाहर से ऊर्जा को पाकर ये मूल ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। n बराबर 2 में जा सकता है, n बराबर 3 में जा सकता है, n बराबर 4 में जा सकता है या फिर ये अनंत पर भी जा सकता है, n बराबर अनंत पर जा सकता है। और किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में बहुत कम समय तक रहेगा। तो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 में गया। 2 में बहुत कम समय रहने के बाद जब ये यहां से यहां लौटेगा पहले ऊर्जा स्तर में 1 से 3 में गया, 3 से पहले में लौटेगा, 1 से 4 में गया, 4 से पहले में लौटेगा और अनंत से ये पहले में लौटेगा। तो इस कंडीशन में यानी पहले ऊर्जा स्तर से वो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में जाए और उच्च ऊर्जा स्तर से वो पुनः अपने मूल ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में लौटे तो इस कंडीशन में जो प्राप्त रेखाएं होंगी ये रेखाएं लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाएंगी। लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगिक क्षेत्र में पाई जाती है।
और यहां पर ये लाइनमैन श्रेणी की प्रथम रेखा होगी और ये लाइनमैन श्रेणी की अंतिम रेखा होगी। यदि लाइनमैन श्रेणी किसी भी रेखा का तरंग ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होगा 1/λ। और हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 1/n1² - 1/n2² होगा, तो 1/λl लाइनमैन श्रेणी का तरंग हो गया। ये r की जगह आ जाएगा, n1 की वैल्यू सदैव 1 रहेगी, तो यानी n1 का मान तो 1 का स्क्वायर माइनस n2 की जो वैल्यू है वो यहां पर 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। यानी इस केस में n1 का मान तो 1 रहेगा और n2 का मान 2 3 4 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। जब यहां पर n1 का मान 1 रखेंगे और n2 का मान 2 रखेंगे तो यहां से लाइनमैन श्रेणी की पहली रेखा का तरंग आएगा। और यदि n1 का मान 1 रखा और n2 का मान अनंत रेखा रखा तो यहां पर लाइनमैन श्रेणी की अंतिम रेखा का तरंग क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये लाइनमैन श्रेणी की यहां से तो ऊर्जा का उत्सर्जन किया, मान लिया ये दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, अनंत में गया, और जब ये इन ऊर्जा स्तरों से पुनः मूल ऊर्जा स्तर में n=1 ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो इसके द्वारा प्राप्त जो रेखा होगी वो लाइनमैन श्रेणी की रेखा होगी। और लाइनमैन श्रेणी की किसी भी रेखा का तरंग ज्ञात करने का ये वाला फॉर्मूला यहां पर प्राप्त होगा। तो यहां से लाइनमैन श्रेणी की जो रेखा है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो क्षेत्र होगा वो एक पराबैंगनी क्षेत्र में रेखा क्या होगी, पाई जाएगी। इसी प्रकार से इस प्रकार लाइनमैन श्रेणी की रेखाओं के रूप में हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होगा, यहां पर प्राप्त होगा। इसके बाद ये देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूल ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर n=1 ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वो n= ऊर्जा स्तर में न लौटकर n=2 ऊर्जा स्तर में क्या हो, लौटे। यानी n=3 ऊर्जा स्तर से वो 2 में लौटे, n=4 ऊर्जा स्तर से वो 2 में लौटे, n=अनंत ऊर्जा स्तर से वो कहां लौटे, 2 में लौटे। यानी यहां पर ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर में न लौटकर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, n=2 ऊर्जा स्तर में क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो इस कंडीशन में वामन श्रेणी की रेखाएं क्या होंगी, प्राप्त होगी। तो ये जो श्रेणी होगी ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी, वामन श्रेणी कहलाएगी। और वामन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, ये पाई जाएगी दृश्य क्षेत्र में। वामन श्रेणी किसी भी रेखा का यदि तरंग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला वही काम मिलेंगे, 1/λ r 1 का स्क्वायर यहां आएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, n2 का स्क्वायर। तो 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा भी आ जाएगा, r की जगह r होगा, यहां पर 1/2 का स्क्वायर होगा, n1 का 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर। यानी यहाँ n1 जो होगा वो 2 होगा और n2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 4 5 से लेकर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी और n2 की वैल्यू 3 4 5 ये प्राप्त होगी। यानी यहां से लिखें तो n1 बराबर तो क्या आएगा, 2 और n2 बराबर 3 4 5 से लेकर क्या होगा, अनंत होगा। जब यहाँ पर n1 बराबर 2 रखेंगे और n2 बराबर 3 रखेंगे तो उस कंडीशन में वामन श्रेणी की पहली रेखा का तरंग क्या होगा, प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर n1 का मान कितना रखा है, 2 रखा है और n2 का मान अनंत रखा है तो उस कंडीशन में वामन श्रेणी की अंतिम रेखा का तरंग क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वो n=2 ऊर्जा स्तर में लौटता है किसी भी ऊर्जा स्तर से, तो उस कंडीशन में प्राप्त होने वाली रेखाएं वामन श्रेणी की होती हैं। वामन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है और वामन श्रेणी किसी भी रेखा का तरंग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा 1/λ b r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यानी n1 की वैल्यू तो इसमें 2 रहेगी और n2 की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो तीसरी श्रेणी है वो श्रेणी है पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी की यदि बात करते हैं तो n=1 ऊर्जा स्तर का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है और तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो उस कंडीशन में जो प्राप्त रेखाएं होंगी वो रेखाएं यहां पर पाषाण श्रेणी की रेखाएं कहलाएंगी। यानी यहां n1 का मान कितना होगा, 3 होगा और n2 का मान 4 5 6 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो ये जो श्रेणी होगी
मूल ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गया है, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर से वो वापस अपने तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है। तो इस प्रकार यहां प्राप्त होने वाली रेखाएं पार्षण श्रेणी की रेखाएं कहलाएंगी। पार्षण श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये रेखाएं किस क्षेत्र में होंगी? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाएगी। पार्षण श्रेणी की किसी भी रेखा का यदि तरंग ज्ञात करना है तो इसके लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? 1/λp, यहां आएगा r, यहां आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? n2 का स्क्वायर, यानी 1/λp r की जगह r आ गया, यहां पर n1 का मान 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? n2 का स्क्वायर। इस स्थिति में n1 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और n2 की वैल्यू यहां पर 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से पार्षण श्रेणी की किसी भी रेखा का तरंग यहां पर ज्ञात किया जा सकता है। इसमें करना क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो लौटे तो तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटे। तो इस कंडीशन में प्राप्त रेखाएं पार्षण श्रेणी की रेखाएं कहलाएगी और पार्षण श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाएगी। किसी भी पार्षण श्रेणी की रेखा का तरंग ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/λp r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? n2 का स्क्वायर, यानी यहां पर n1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी और n2 की जो वैल्यू है वो n2 की वैल्यू यहां पर 4, 5, 6 से लेकर क्या होगी? अनंत होगी। यदि n2 का मान 4 रखते हैं तो पार्षण श्रेणी की पहली रेखा प्राप्त होगी और यदि n2 का मान यहां पर अनंत रखते हैं तो पार्षण श्रेणी की यहां पर अंतिम रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 3 श्रेणियां आपने पढ़ ली। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में, वामन श्रेणी दृश्य क्षेत्र में और पार्षण श्रेणी यहां पर अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। इससे पहले अपन ने हाइड्रोजन परमाणु में तरंग का सूत्र ज्ञात किया था और एक रिडबर्ग नियतांक का सूत्र भी ज्ञात किया था। ठीक है, धन्यवाद। पार्षण श्रेणी के बाद आती ब्रैकेट श्रेणी, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ब्रैकेट श्रेणी। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। n=1 का इलेक्ट्रॉन है, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया और जब वो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n=4 ऊर्जा स्तर में लौटता है, जैसे 5 में से चौथे में लौटा, 6 से चौथे में लौटा, अनंत से चौथे में लौटा, तो इस स्थिति में यहां पर जो प्राप्त रेखाएं हैं वो रेखाएं ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं कहलाएंगी। ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाएंगी। क्षेत्र कौन सा होगा इनका? अवरक्त क्षेत्र होगा। यहां पर n1 का जो मान होगा वो 4 होगा और n2 का मान 5, 6, 7 से लेकर अनंत होगा। इस कंडीशन में ब्रैकेट श्रेणी की किसी रेखा का यदि तरंग ज्ञात करना है तो 1/λ और यहां लिख देंगे ब्रैकेट, ये बराबर r 1 का स्क्वायर और यहां आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो 1/λ ब्रैकेट यहां पर r, यह आएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यदि यहां पर n2 का मान 1 n2 का मान 5 रखें तो n2 का मान 5 होने पर ब्रैकेट श्रेणी की पहली रेखा रहेगी और n2 का मान यदि अनंत रखेंगे तो n2 का मान अनंत रखने पर ब्रैकेट श्रेणी की अंतिम रेखा क्या होगी? प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ब्रैकेट श्रेणी की किसी भी रेखा का तरंग इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये चौथी श्रेणी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। इसके बाद 5वीं श्रेणी की यदि हम बात करें तो 5वीं श्रेणी होगी फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊर्जा को पाकर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, यानी 5वीं श्रेणी है अपने पास फुंड श्रेणी। यहां पर ये n=1 ऊर्जा स्तर का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ऊर्जा को पाकर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद जब वो n=5 ऊर्जा स्तर में लौटता है, 6 से 5 में आता हो, 7 से 5 में आता हो या अनंत से 5 में आता हो,
तो इस कंडीशन में जो प्राप्त श्रेणी की रेखाएं हैं, ये रेखाएं यहां पर फुंड श्रेणी की रेखाएं कहलाती हैं। फुंड श्रेणी की ये रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो फुंड श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में उपस्थित होंगी। यहां से N1 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और N2 की वैल्यू यहां पर 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक होगी। यदि फुंड श्रेणी की किसी भी रेखा का तरंग ज्ञात करना है तो उसके लिए तरंग का सूत्र नाम मिलेंगे 1/λf r 1 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहां से 1/λf r n1 की जगह यहां पर 1/5 का स्क्वायर और n2 की जगह यहां पर n2 का स्क्वायर। तो यहां पर n2 का मान जब 6 होगा तो ये प्रथम रेखा होगी और n2 का मान जब अनंत होगा तो ये अंतिम रेखा होगी। यानी n1 की वैल्यू तो यहां पर 5 रखें और n2 की वैल्यू यदि अपन ने 6 रखी है तो फुंड श्रेणी की प्रथम रेखा कहलाएगी। और n1 की वैल्यू यहां पर 5 है और n2 की वैल्यू यदि अनंत है तो उस कंडीशन में यहां पर फुंड श्रेणी की अंतिम रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से हाइड्रोजन का जो रैखिक स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या में यही कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है और वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके मूल ऊर्जा स्तर में होता है। बाहर से ऊर्जा को पाकर वो इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो किसी निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों की रेखाएं प्राप्त होती हैं। इनमें लाइमन, वामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां हैं। ठीक है, लाइमन जो श्रेणी है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में, वामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में और पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। अब जैसे यहाँ पर सारी की सारी श्रेणियों की जो रेखाएं हैं उसको एक डायग्राम के द्वारा यदि व्यक्त करें तो ये n बराबर 1 ऊर्जा स्तर हो गया, इसके बाद ये n बराबर 2 ऊर्जा स्तर हो गया, इसके बाद ये n बराबर 3 ऊर्जा स्तर हो गया, इसके बाद ये n बराबर 4 ऊर्जा स्तर हो गया, इसके बाद ये n बराबर 5 ऊर्जा स्तर हो गया, फिर ये n बराबर 6 ऊर्जा स्तर हो गया, फिर ये n बराबर 7 ऊर्जा स्तर हो गया और लास्ट में ये n बराबर इन्फिनिटी हो गया, अनंत ऊर्जा स्तर। अब यदि यहां से देखें अपन के हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो ये जो सारी की सारी रेखाएं होंगी ये सारी की सारी रेखाएं यहां पर लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाएंगी। तो ये श्रेणी होगी यहां पर लाइमन श्रेणी। ये श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। ये लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा होगी और ये लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा होगी। इसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन यदि किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो इस स्थिति में प्राप्त जो रेखाएं हैं वो रेखाएं यहां पर वामन श्रेणी की रेखाएं कहलाती हैं। तो ये रेखाएं हो गई यहां पर वामन श्रेणी की रेखाएं। ये रेखाएं यहां पर दृश्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये प्रथम रेखा होगी और ये अंतिम रेखा होगी। इसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर से कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ये तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस कंडीशन में जो प्राप्त रेखाएं हैं वो पाशन श्रेणी की रेखा होगी। ये अवरक्त क्षेत्र में पाई जाएगी। ये प्रथम रेखा और ये क्या कहलाएगी, अंतिम रेखा कहलाएगी। n बराबर 4 ऊर्जा स्तर में यदि लौटता है तो ये प्रथम रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा और ये अंतिम रेखा। ये श्रेणी कहलाएगी यहां पर ब्रैकेट श्रेणी। ये इसकी प्रथम रेखा होगी, इसकी अंतिम रेखा होगी। इसके बाद यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो इस स्थिति में प्राप्त जो रेखाएं हैं वो रेखाएं यहां पर फुंड श्रेणी की रेखाएं होंगी। ये इसकी प्रथम रेखा और इसकी क्या होगी, अंतिम रेखा होगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं, लाइमन, वामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड।
इन पांचों श्रेणियों की रेखाओं को एक डायग्राम द्वारा इस प्रकार से क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाएगी, ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाएगी, ये अवरक्त क्षेत्र में, ये भी अवरक्त क्षेत्र में, और ये भी क्या होगी, अवरक्त क्षेत्र में ही क्या रहेगी, उपस्थित रहेगी। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होने वाली रेखाओं का एक डायग्राम है जो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को क्या करेगा, दर्शाएगा। यहां देखें प्रथम रेखा, इस प्रथम रेखा की आवृत्ति न्यूनतम होगी, ठीक है। यानी किसी भी श्रेणी की जो प्रथम रेखा है, उस प्रथम रेखा की यदि आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति न्यू का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और यदि यहां पर इसकी अंतिम रेखा ली गई है किसी भी श्रेणी की, तो उस अंतिम रेखा की जो आवृत्ति होगी न्यू, वो आवृत्ति कैसी रहेगी, अधिकतम रहेगी। इसका मतलब किसी भी श्रेणी, चाहे लाइमन हो, चाहे वामन हो, चाहे पार्शल हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे फुल हो, उस श्रेणी की प्रथम रेखा की आवृत्ति न्यूनतम और अंतिम रेखा की आवृत्ति क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। यदि यहां पर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा होगा वो पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य कैसा रहेगा, अधिकतम रहेगा, और अंतिम रेखा का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा। उसका कारण क्या है कि आवृत्ति तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, व्यक्त क्रमानुपाती होती है। तो यदि ये पूछा गया है कि लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो लाइमन श्रेणी है तो n1 का मान तो 1 रख देंगे, n2 का मान जब यहां पर 2 रखा जाएगा तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगा, और n1 का मान 1 और n2 का मान कितना हो, अनंत हो, तो वहां से तरंगदैर्घ्य का मान क्या आएगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से किसी भी श्रेणी के लिए ये स्थिति लागू होगी। आवृत्ति प्रथम रेखा की क्या रहेगी, किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा की आवृत्ति न्यूनतम, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, उसका अधिकतम होगा, और किसी भी श्रेणी की अंतिम रेखा की आवृत्ति अधिकतम और तरंगदैर्घ्य कैसा रहेगा, वहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा। तो इन श्रेणियों के आधार पर हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना क्या है, संभव है। इसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें आता है वो है आयनन विभव। आयनन विभव की यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन उसके प्रथम ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर या n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। ये अपने पास क्या हो गया, नाभिक हो गया, प्रथम कक्षा हो गई जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने पास एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, या कोई भी परमाणु ले लें। ये अपने पास क्या हो गया, कोई परमाणु है, हाइड्रोजन है तो केवल इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इस स्थिति में इस मूल ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको आयनन ऊर्जा, और इसको EI के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में पहले ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन है तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां ये अनंत पर पहुंच जाएगा, तो उस कंडीशन में परमाणु से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां यदि अपन देखें कि किसी भी परमाणु, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, उस परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसे दी जाने वाली ऊर्जा कहलाएगी आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा देने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस वोल्टा या विभवांतर से त्वरित किया जाएगा वो कहलाएगा आयनन विभव। यदि अपन हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में आयनन ऊर्जा EI का जो मान होगा वो E अनंत माइनस क्या हो जाएगा, E1, क्योंकि पहले ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अनंत पर भेजना है, परमाणु से बाहर निकालना है, तो अनंत पर जाने के बाद उसकी ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी EI बराबर 0, और पहले ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होगी, पहले ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु के पहले ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होगी वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से EI बराबर कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस विभवांतर से इसको त्वरित करेंगे उस विभवांतर को क्या कहेंगे अपन, आयनन विभव कहेंगे। तो आयनन विभव जो होगा वो आयनन विभव यहां क्या हो जाएगा, VI, और VI बराबर क्या हो जाएगा, EI अपॉन E, यानी VI बराबर क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, E से E कैंसिल, तो VI बराबर क्या आ जाएगा, 13.6, और ये क्या आ जाएगा, वोल्ट। तो इस प्रकार से आयनन विभव का मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपन ने ज्ञात किया है।
आयन विभव होता क्या है कि किसी भी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए उसे दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाएगी। और आयनन ऊर्जा देने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस वोल्टता या जिस विभवांतर से त्वरित किया जाएगा उस वोल्टता या विभवांतर को आयनन विभव कहेंगे। तो इस तरह से आयनन विभव अपन ने हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा को ज्ञात किया है और आयनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान का भाग दे दिया तो यहां से आयनन विभव अपने को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयनन विभव और आयनन ऊर्जा दोनों की डेफिनेशन है। हाइड्रोजन की जगह यदि हीलियम होगा तो यहां पर परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी यहां जो ऊर्जा का सूत्र अपन ने लिखा था En बराबर -13.6 Z² अपॉन क्या था, n² और इलेक्ट्रॉन क्या था, वोल्ट था। तो हीलियम यदि परमाणु है तो वहां पर Z का मान 2 हो जाएगा और n का मान पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना है या तो उस कंडीशन में n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा है और ये हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव का क्या किया अपन ने मान ज्ञात किया है।